नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके प्रोजेक्शंस हैं कि वो 2023 से 2029 के बीच में 3 से 4 गुना हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और दुनिया भर में फार्मा इंडस्ट्री का एक बैकबोन भी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक आम आदमी को उसके बारे में पता भी नहीं होता। इसका नाम है CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टॉक बॉक्स यहाँ पे ये स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आया है, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को पूरा देखने से पहले, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से इस वीडियो को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप काफी कुछ जानेंगे इस सेक्टर के बारे में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो डाइसेक्ट करेंगे इसे अच्छे से, प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए और कहाँ इंडिया इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं CDMO को। अब दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो फार्मा कंपनीज बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं। कोविड के बाद तो स्पेसिफिकली फार्मा की नीड हमें समझ में आई। एक अच्छी फार्मा इंडस्ट्री होना कितना ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के लिए, और एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे CDMO का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये वो कंपनीज हैं जो दूसरे कंपनीज के लिए दवाइयां बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कोई भी कंपनी अगर वो रिसर्च करके अच्छी दवाई बना रही है, उसे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकती है। उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स करना है, वो भी आउटसोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर CDMO सारी फार्मा इंडस्ट्री की मदद करती है। अब IT का नाम आपने सुना होगा। इंडियन IT कंपनी को हम लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया का बैक ऑफिस है। छोटी सी जगह से शुरू हुआ था, बैंगलोर से, और आज इसे पूरी दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता है और बैकबोन भी कहा जाता है भारत की इकोनॉमी का। तो यहाँ पे आप CDMO को भी मैं कहूँगा उसी इम्पोर्टेंस से देखिए और उसी इम्पोर्टेंस से एनालाइज कीजिए। पूरी दुनिया का बैक ऑफिस फार्मा के केस में इंडिया में आ सकता है CDMO के ही थ्रू। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि CDMO क्या कर रहा है, सारे ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक अमेरिकन कंपनी हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक नई दवाई है जिसे पूरी दुनिया में मुझे बेचना है, तो मैं CDMOs को कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि एक नया सेटअप करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, बहुत कॉस्ट भी होगा, रिसर्च करनी होगी, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी तो होंगे, लॉज भी फॉलो करने होते हैं। तो इन सारी चीजों में जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो कैसे बचेगा, जब मैं एक CDMO के साथ पार्टनरशिप करूंगा। पैकेजिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, एग्जीक्यूशन, सारी चीजें वो मुझे करके देगा और मेरे काम को आसान बनाएगा, मेरा प्रोडक्ट वो दूसरे लोगों तक जल्दी पहुंचाएगा। तो क्यों CDMO की जरूरत होती है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि हम एज अ बिजनेसमैन एनालाइज करना चाहेंगे कि इस सेक्टर में काम करने का फायदा है क्या यहाँ पर मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज है कैसे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि CDMO की जरूरत क्यों है, राइट। अगर मैं एज अ प्रोडक्ट सोचूं तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया, सबसे पहला है कॉस्ट बचाता है ये आपकी। CDMO फार्मा कंपनीज की दवाई को बहुत ही कम कॉस्ट पे पूरी दुनिया तक पहुंचा देता है, पैकेज कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और प्रोड्यूस भी करके दे देता है। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है तो वो मदद ले सकता है CDMO के कैपेसिटी से। अगर वो किसी नए जियोग्राफी में एक्सपैंड करना चाहता है, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, इंडिया में, तो वहाँ के लोकल CDMOs के साथ वो कोलैबोरेट कर सकता है। वहाँ के लोकल जुगाड़ उन्हें पता होंगे, सारे लॉज उन्हें पता होंगे और ऑलरेडी उनके पास कैपेसिटी भी होगी प्रोड्यूस करने की, पैकेज करने की। तो ये तो समझ में आया कि कॉस्ट के हिसाब से बड़ा ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब टाइम भी एक कॉस्ट ही है, राइट। टाइम इज मनी, हम जैसा बोलते हैं। तो बिजनेस में बहुत फेमस कोट है। तो स्पीड अगर आप देख सकते हो तो एक CDMO के पास ऑलरेडी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है, जिसमें लोग हैं, बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स हैं, सालों का, दशकों का एक्सपीरियंस है, उनके पास सारी मशीन्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। तो आप एक दवाई अगर आज प्रोड्यूस करते हो, आप कहते हो नहीं मैं इस दवाई को खुद बेचूंगा लोगों को बना करके, तो ये बहुत बड़ा फूलिशनेस है, क्योंकि हो सकता है वो दवाई कोई और भी रिसर्च करके बना ले और आपसे पहले लोगों तक पहुंचा दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दवाई, जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी मेडिसिन आपने प्रोड्यूस किया है, वो बना तो लिया है पहले, लेकिन लोगों तक पहले पहुंचाने के लिए आपको एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का यूज करना होगा। एक ऐसे एक्सपर्ट का जिसको प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज हो, पैकेजिंग में एक्सपर्टीज हो, डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्टीज हो, और वही आपको CDMO प्रोवाइड करता है। तो आपकी दवाई की कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आप इनके साथ प्रोड्यूस करेंगे। आपके पास एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर आप सिर्फ रिसर्च पर ध्यान दें, बेचने का काम, बनाने का काम और सारे झंझट को हैंडल करने का काम
CDMOs आपके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर एक इशू स्केलेबिलिटी की भी आती है। अब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, जैसे कोविड के वक्त आप देखिए कि बहुत सारी कंपनीज के पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन किसी के पास भी मैं कहूँगा जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ, सबको एक दूसरे के साथ अपनी कैपेसिटी को शेयर करना पड़ा। कोई एक लेट्स से कोई 1000 यूनिट्स बना रहा है, कोई 1 लाख यूनिट्स बना रहा है, कोई 10 मिलियन यूनिट्स बना रहा है। सब लोग अपने फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रहे हैं और CDMOs में भी यही होता है। यहाँ पे अगर आपको दवाई को स्केल करना है, आप चाहते हो कि ये मेरी मेडिसिन जो है लेट्स से डायबिटीज क्योर करती है, पूरी दुनिया में बिकनी चाहिए, तो पूरी दुनिया के CDMOs के साथ आपको कंसल्ट करना होगा, आपको फायदा उठाना होगा उनके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का, रादर देन एक नई जगह पे लैंड एक्वायर करने के बाद उस पे सालों बाद आप एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे, लाइसेंस अप्लाई करेंगे और प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तब तक शायद सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से जा चुकी होंगी। तो टाइम सेंसिटिव होती है चीजें। तो स्केलेबिलिटी में आपकी मदद कौन कर रहा है, CDMO कर रहा है। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोकल लॉज। मेडिसिन एक और फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। आपने EMA का नाम सुना है, आपने FDA का नाम सुना है, कितने रिजेक्शंस होते हैं, पेनल्टीज भी लगती है, तो बहुत बड़ी पेनल्टीज लगती हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें जिनको सारा लोकल जुगाड़ पता है, सारे लॉज पता है, सारे पेनल्टीज के बारे में पता है, उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है। तो कभी भी आप कुछ भी अगर आप फेस करते हैं जो लीगल हर्डल्स की फॉर्म है, आप तुरंत उससे बाहर आ जाएंगे और शायद आपको फेस भी ना करना पड़े। तो अगर आप प्रीमियम पे भी कर रहे हैं किसी CDMO को, तो आप ये सोचिए कि आपके टाइम को कितना सेव करेगा और कॉस्ट को, जस्ट बिकॉज उन्हें सारे रेगुलेशंस पता है, वो ऑलरेडी सारे लोकल रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि बात जब पैसा लगाना है तो हमें देखना होगा कितना मार्केट ग्रो कर रहा है, तभी तो कंपनीज अच्छी ग्रो करेंगी। तो ग्लोबल मार्केट इस टाइम पे $239 बिलियन का है, जो ग्रो करके $465 बिलियन हो सकता है सिर्फ अगले 5 से 6 सालों में, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसके पास है, नॉर्थ अमेरिका के पास। करीब 35 से 38% मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं नॉर्थ अमेरिकन, और इसके बाद 20% आता है यूरोप के पास, जहां पे UK, जर्मनी, फ्रांस, इनके पास अच्छा खासा शेयर है। अब एशिया पैसिफिक रीजन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक का शेयर इसमें 29% का है, लेकिन ये मत देखिए कि ये 29% है। सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, सबसे ज्यादा रफ्तार से ये ग्रो कर रहा है। जैसा हमने डिस्कस किया, सिर्फ इंडिया की अगर बात करूं तो जो मार्केट 15 बिलियन का था वो अगले 2 सालों में 45 बिलियन का होने वाला है, $45 बिलियन का होने वाला है। सो 3 गुना ग्रोथ एक सेक्टर में। इतना तो एक कंपनी में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। आप बड़े कंग्लोमरेट्स को देखिए, कितने दशक लग जाते हैं इतना ग्रो करने में, जितना एक सेक्टर इंडिया में इस टाइम पे पोटेंशियल रखता है ग्रोथ। अब यहाँ पे डिमांड आ कहाँ से रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे डिमांड को ड्राइव कर रहा है वो है कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, जैसे कि सेल थेरेपी, राइट। तो यहाँ पर इंडिया ने काम करना शुरू किया है, लेकिन चाइना, साउथ कोरिया ऑलरेडी इसमें एडवांस स्टेजेस पर है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है अगले 10 सालों में फॉर CDMO कंपनीज, जहां से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जहां वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकते हैं और बहुत क्रिटिकल रोल भी प्ले कर सकते हैं। अब CDMO एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है दूसरी कंपनीज का। मैं सिर्फ ग्लोबल पार्टनरशिप बताऊं आपको, एक्यूमेन फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्जा के साथ पार्टनरशिप की अल्जाइमर्स की दवाई के लिए। पूरी दुनिया तक वो इस दवाई को लेकर जा पाए। 2024 की बात करता हूं, यहाँ पर एसेंशियल फार्मा ने AGC बायोलॉजिक्स के साथ पार्टनरशिप की कैंसर थेरेपी को फास्ट ट्रैक करने के लिए। और इसके साथ साथ इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट, आप सबने नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की थी कोविड वैक्सीन बनाने के लिए, राइट। तो ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स रहे हैं और इससे समझ में आता है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं और आपको करना होगा। इनके बिना आप अपनी दवाइयों को 140 करोड़ लोगों तक इंडिया में नहीं लेकर जा सकते हैं और 800 करोड़ लोगों तक पूरी दुनिया में नहीं लेकर जा सकते हैं, और स्पेसिफिकली सही दाम पर और सही समय पर। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया का मार्केट 15 बिलियन से 45 बिलियन होने वाला है सिर्फ अगले 2 सालों में। तो यहाँ पे क्या रीजन है? सबसे पहले देखिए, इंडिया में कोई क्यों प्रोड्यूस करे? चाइना इतना अच्छा कंपटीटर है इंडिया पे। अगर आप देखोगे तो इंडिया पे इससे कम्पीट करने वाली बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम वियतनाम को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, लेकिन इंडिया के पास क्लियर एडवांटेजेस है। जैसे कि चाइना में अगर आप कॉस्ट देखोगे तो इंडिया के पास 20% का कॉस्ट एडवांटेज आता है। अगर वही चीज़ आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो एटलीस्ट 20% वो सस्ती है। इसके साथ ही इंडिया के पास और भी बहुत सारे मैं कहूँगा एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे
काफ़ी अच्छे से इंडिया आगे निकल चुका है दूसरी कंट्रीज से। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम स्किल्ड वर्कफोर्स की। हमारे पास एक बहुत बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में। अगर आप देखेंगे तो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और दुनिया भर में इंडियन प्रोफेशनल्स अपना नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। इसके बारे में मैं बात करूं तो हमारी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। हमारी कंपनीज को आप देखिए FDA से कितने अप्रूवल्स मिले हैं, EMA से कितने अप्रूवल्स मिल चुके हैं, रोज आपको कुछ ना कुछ नए अप्रूवल्स देखने को मिलते रहेंगे। तो एक क्रेडिबिलिटी आ चुकी है इंडिया के पास कि दे आर द पीपल, जो ये ऐसी इंडस्ट्री है इस कंट्री के पास जो संभाल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, पैकेजिंग को, प्रोडक्शन को, और इवन लैब टेस्ट अगर आप करना चाहते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स आप करना चाहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास है एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। अब सब लोग ये कहते हैं कि इंडिया जेनेरिक मेडिसिन पे फोकस करता है, वो ऐसी जगह पे फोकस कर रहा है जहाँ पे पैटेंट्स एक्सपायर हो गई हैं दवाइयों के और फिर अब वो उन दवाइयों को प्रोड्यूस करेगा सस्ते दाम पर। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया अब एडवांस चीज़ों पे वर्क भी कर रहा है और रिसर्च पे भी काफ़ी फोकस कर रहा है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि इंडियन फार्मा कंपनीज अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े स्पेंडर्स हैं ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में एक ऐसा सेक्टर है जो नंबर 1 पे है, वो है फार्मा इंडस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है रिसर्च पे, इनोवेशन पे। और अब हम इनोवेटिव थेरेपीज में भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि आप देखिए सेल और जीन थेरेपी है। इसके अलावा एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, ADCs बोलते हैं हम इसे, जो टारगेटेड कैंसर थेरेपी के लिए काम आता है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और न्यूक्लिक एसिड थेरेपेटिक्स जैसे RNA बेस्ड ड्रग्स और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जिसका ग्रोथ रेट अभी 30 से 35% का चल रहा है CAGR। यहाँ पर भी इंडिया अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और पॉलिसीज भी बन रही हैं अच्छी, ठीक है, अच्छी पॉलिसीज भी आ रही हैं। तो ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, दूसरा गवर्नमेंट सीरियस है कि वो ये करना चाहती है और आपके पास जो पैसा आ रहा है वो डॉलर्स में आ रहा है। तो ग्लोबल क्लाइंट्स आपको पे करने के लिए तुरंत तैयार है, उनको चाहिए एक अच्छा कैपेसिटी, अच्छा एक्सपीरियंस और कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा सारे 36 गुण यहाँ पे इंडिया की CDMO कंपनीज के और इंडस्ट्री के तो मैच कर रहे हैं, जो एक सही इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कैंडिडेट है। तो क्या सब कुछ इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है? कुछ भी कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? नहीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इसमें और ये एक मैं कहूँगा सही पिक्चर नहीं होगा अगर आप सिर्फ सही बातें जाने इस इंडस्ट्री के बारे में। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस इंडस्ट्री में। एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है रेगुलेटरी। आप देखिए रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कंपनीज दिवालिया हो जाती हैं कई बार, इतने बड़े पेनल्टीज लग जाते हैं उनके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो होता है रेगुलेटरी, जहाँ आपने अगर नियम का पालन नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टीज लग सकती है। और रेगुलेशन सिर्फ एक जगह की नहीं है, US के रेगुलेशंस, यूरोप के रेगुलेशंस, इंडिया के रेगुलेशंस, हर जगह स्ट्रिक्टनेस अलग है, अलग लेवल पे पेनल्टीज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये इसको बहुत ध्यान से फॉलो करें। ड्रग अप्रूवल्स, इसमें आपको बड़ा डिले देखने को मिल सकता है। ड्रग अप्रूवल्स में डिले होना बहुत आम बात है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए। और जो कॉम्प्लेक्स थेरेपीज हैं इसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड मैन पावर भी चाहिए। स्पेशलाइज्ड मैन पावर मतलब ऐसे लोग जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, टॉप नॉच एक्सपीरियंस है उनका और बहुत एजुकेटेड हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोग आपको कम दाम पर नहीं मिलने वाले, आपको पैसे खर्च करने होंगे, जेब आपको ढीली करनी पड़ेगी और आपको कम्पीट करना पड़ेगा अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी से, क्योंकि जो काउंटर ऑफर है वो उन्हें उन कंट्रीज से मिल रहा होगा। तो स्पेशलाइज मैन पावर ढूंढना इज नॉट इजी, जो हर जगह इजीली अवेलेबल तो नहीं है। और एक राइजिंग कंपटीशन, बहुत सारे अब इसमें MSMEs आ चुके हैं, छोटी कंपनीज भी आ चुकी हैं, जिससे कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे इस सेक्टर में। तो हो सकता है इस सेक्टर बहुत अच्छा करे, लेकिन कंपनी आपको ऐसी चूज करनी होगी जो एक लंबे रेस का घोड़ा हो और जो जिनके पास एक विजन हो, मैनेजमेंट हो, जो इन्हें शॉर्ट टर्म में भी मैं कहूँगा आगे लेकर जाए अपने कंपटीटर्स से, जो लॉफुली आगे काम करें, रेगुलेटरी मैं कहूँगा जितने भी कंप्लायंसेस हैं उसको फॉलो करके काम करें। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज ना लगी हों, उनका एक्सपीरियंस है, इस काम में एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है, ये भी देखना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सारे चैलेंजेस को हटा कर भी देखें तो एक बात तो क्लियर है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है। अब इंडिया फ़ायदा उठा पाता है नहीं उठा पाता है, ये हमारे ऊपर है, हमारे प्राइवेट कंपनीज के ऊपर है, क्योंकि CDMOs पर जो डिपेंडेंसी है वो तो अगले 10 से 15 सालों में बढ़ने वाली है। यहाँ पे अगले 10 से 15 सालों का जो ट्रेंड है हमें ये देखने को मिल रहा है
कि बहुत तेजी से एक्सेलरेट करने वाला है और एक इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा है। प्रोजेक्शंस ये भी है कि 2030 तक इंडिया 4 से 5% मार्केट कैप्चर कर सकता है ग्लोबल CDMO मार्केट का, जो तब होगा करीब करीब $450 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है हमारे पास और हम कर भी रहे हैं काम, राइट। हम एज अ सेक्टर ग्रो कर भी रहे हैं, लेकिन हमें लड़ाई करनी है और जीतना है किससे? चाइना से, साउथ कोरिया से और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से, जो यहाँ पे काफ़ी सीरियसली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉलिसीज भी लेकर आ रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए मतलब है कि CDMO एक हिडन गोल्ड माइन हो सकता है, और एक गोल्ड माइन तब है जब आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे। सेक्टर आपको पता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स आप पिक कर पाएं। जैसे इंडिया में कुछ लिस्टेड कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल डिवीज लैब। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं कहूँगा बहुत अच्छे से रिसर्च करें, लेकिन मैं स्टॉक का नाम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ जो इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। और ग्लोबल लेवल पर लॉन्जा फार्मास्यूटिकल्स आप देखेंगे, ये ग्लोबल लीडर्स भी है और डिवीज लैब एक इंडियन लीडर भी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सेक्टर पूरे बड़े सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। डिफेंसिव सेक्टर में भी आता है, क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर डिफेंसिव है। रिसेशन से नहीं क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, रिसेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि एक डिफेंसिव सेक्टर जो बहुत सेफ हो और वहां पे आपको मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे आप अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगले कुछ सालों में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट ड्रॉप करें, हमें बताएं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही सॉलिड रिसर्च देखना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल और आम भाषा में, हर महीने और हर हफ्ते और हर रोज़ मार्केट अपडेट्स भी लेना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।